चलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बोर्ड एग्जाम में कुंदन सर आपके लिए मैं लेके आ चुका हूं मेरे दोस्त क्लास 10th का साइंस विज्ञान। तो क्लास 10th का जो विज्ञान में एक वो आपको बुक पढ़ना है। देखो, विज्ञान में टोटल 3 बुक पढ़ना है। भौतिकी, रसायन और आपको क्या कहते हैं, जीव विज्ञान। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीन होते हैं। तीनों बुक मिलाकर आपको मिलता है एक विज्ञान, जो क्लास 10th का 80 नंबर का पूछता है एग्जाम में। बिहार बोर्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। उसमें 20 नंबर प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल को तो छोड़ ही दो। उसके बाद मैं बात कर लूं तो उसमें 3 बुक में एक होता है रसायन विज्ञान, जिसको केमिस्ट्री कहते हैं, उसका चैप्टर नंबर 2, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार, लवण के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसका हम वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे, लघुत्तरीय प्रश्न एवं उत्तर, ठीक है ना। कक्षा 10 की रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर पार्ट नंबर 2 है मेरे दोस्त। याद रखना, मैट्रिक परीक्षा बिहार बोर्ड के लिए है। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली मैं क्लास देता हूँ, ठीक है ना। और बोर्ड एग्जाम में कुंदन से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ने के प्रयास करते हैं। पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, नंबर नीचे दिख रहा है, कांटेक्ट कर लीजिएगा। आपको बहुत सस्ता मिल जाएंगे कोर्स। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है, चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार और लवण। तो सबसे पहला क्वेश्चन उठेगा क्या, अम्ल क्या है भाई। चैप्टर पढ़ रहे हो अम्ल, तो अम्ल क्या है, चलो हम बात करें। देखिए, अम्ल वे रासायनिक पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है। जो स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। और वह क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा आपको, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है वह कौन सा पदार्थ है। आपको ऑप्शन देगा, अम्ल है, क्षार है, लवंग है, न इनमें से कोई नहीं। क्या जवाब आना चाहिए। ऑब्जेक्टिव याद रखना, ऑब्जेक्टिव भी पढ़ा चुका हूं। वह पदार्थ जो नीले लिटमस पत्र को, नीले लिटमस पेपर को या पत्र को लाल कर देता है, ठीक है ना, कर देता है, तो याद रखना उसे हम लोग अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। और इस पर ध्यान देना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। तो सिंपल अम्ल क्या है, वे रासायनिक पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, अम्ल कहलाता है। जैसे कि एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड जिसको कह सकते हैं, एसिटिक अम्ल, ठीक है ना। यह क्या है, आपका अम्ल है। तो समझ में आया। वे अम्ल, देखो डिफिनेशन बहुत क्लियर होना चाहिए, परिभाषा बहुत इजी मिलेगा हमारे यहाँ। वे अम्ल जो रासायनिक, यानी कि वे रासायनिक पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है। खट्टा जो भी आप सामान खाते हो ना, खट्टा लगता है वो अम्ल होता है। खट्टा जो भी लगे अम्ल है, ठीक है। खट्टा होता है और तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यह क्या है, अम्ल होता है। जैसे कि आपको देख सकते हो, एसिटिक एसिड, एसिड मतलब ही अम्ल होता है, उसका इंग्लिश वर्ड है एसिड, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्षार या भस्म क्या है। देखो, क्षार का दूसरा का नाम भस्म भी है। और भस्म नहीं कि भस्म कर देंगे एकदम फेंक के, भस्म वाला वो नहीं है, ठीक है ना। भस्म नाम है क्षार। क्षार क्या समझिए, क्षार वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा होता है। देखिए, जो भी पदार्थ खाएंगे थोड़ा सा स्वाद में कड़वा सा लगता है, ठीक है ना। कड़वा सा, खट्टा नहीं लगेगा, कड़वा सा लगेगा, ठीक है ना। वो सब क्या है, वो हमारे क्या है, भस्म है, क्षार है। क्षार जो स्वाद में कड़वा लगता है, खट्टा नहीं लगता, कड़वा। जैसे आंवला खाते हैं तो आंवला कड़वा लगता है। आप ब्रश करते हैं टूथपेस्ट, टूथपेस्ट थोड़ा सा कड़वा लगता है, कड़वा लगेगा, खट्टा नहीं लगेगा, कड़वा लगता है। वो सब क्या है, क्षार है। तो क्षार वह रासायनिक पदार्थ जो स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है, ठीक है ना, कड़वा होता है। तथा जल में घुलकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रो हाइड्रो ऑक्साइड अम्ल, यानी कि जिसको हम कहते हैं हाइड्रो ऑक्साइड अम्ल, जिसको हम एल्कोहल कहते हैं, ठीक है ना। OH एल्कोहल होता है, इसको बोलते हैं हम हाइड्रो ऑक्साइड अम्ल। हाइड्रो ऑक्साइड अम्ल जिसको हम बोलते हैं एल्कोहल, ठीक है ना, एल्कोहल देता है। यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक ट्विस्ट आ गया, क्या चीज समझिए। ये अब इसके लिए क्या करेगा, लाल लिटमस पत्र को नीला करेगा। अम्ल क्या होता है, नीले लिटमस पत्र को, नीले लिटमस पत्र को, नीले लिटमस पत्र को, लिटमस पत्र को क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल में चेंज करता है। कौन, यह अम्ल करता है। ऑब्जेक्टिव पूछेगा, वह पदार्थ जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे उसके अम्ल कहते हैं। अगर उल्टा कर दे कि लाल लिटमस पत्र को अगर नीला कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, क्षार कहेंगे। क्या कहेंगे, क्षार। देखो, अगर लाल लिटमस पत्र को, अगर लाल लिटमस पत्र को नीला रंग में चेंज कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे,
उसको हम लोग क्षार बोलेंगे या भस्म बोलेंगे। तो भस्म वे रासायनिक पदार्थ है, डिफिनेशन लिखने का तरीका समझिए, वे रासायनिक पदार्थ जो स्वाद में कहता है क्या होता है, कड़वा होता है, स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है, और यह जलीय विलयन यानी कि जल में घुलकर क्या देता है, एल्कोहल देता है। एल्कोहल मतलब हाइड्रोक्साइड अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं, हाइड्रोक्साइड अम्ल जिसको हम एल्कोहल कहते हैं। ये आपका एल्कोहल का सूत्र है, OH क्या है, एल्कोहल का सूत्र है। और आपसे पूछेगा एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, तो OH होता है। यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए आपका कि एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, OH लिख लीजिएगा। एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, OH होता है। साथ में अभी लिखिएगा लाल लिटमस पत्र नीला होता है, क्षार कहलाता है, और नीले लिटमस पत्र लाल होता है, अम्ल कहलाता है। तो ठीक है, वे रासायनिक पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है, और यह जलीय विलयन में क्या होता है, हाइड्रोक्साइड अम्ल देता है, ठीक है ना, और यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, क्षार कहलाता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे NaOH और जल से अभिक्रिया कर रहे हैं, क्योंकि जल में घुल कर क्या देता है, यहाँ पे सोडियम और यहाँ पे OH बाहर निकल जाता है। अल्कोहल बाहर निकल गया, वहां पे सोडियम प्लस एक रह गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, लवंग क्या है। अम्ल पढ़ लिया, क्षार पढ़ लिया, लवंग क्या है। देखो लवंग क्या है, लवंग अम्ल व क्षार की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड। देखो लवंग जो होता है यह अपने से नहीं बनता है, यह अम्ल और क्षार को जब अभिक्रिया कराएंगे तब प्राप्त होता है। यह अपने से नहीं बन सकता। सिंपल बात है कि अम्ल क्या, अम्ल तो पढ़ लिया, वे पदार्थ जो स्वाद में क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, अम्ल कहलाता है। क्षार क्या है, वे रासायनिक पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है, कड़वा सा लगता है खाने में, और क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है ना। अब देखो अम्ल का लवंग क्या है, लवंग वे पदार्थ है, या लवंग वह पदार्थ है जो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बनता है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बनता है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। यह आपका लवंग का उदाहरण हुआ। तीनों आप समझ गए, चैप्टर का ही नाम है और ये आप तीनों पूछेगा है, और इसमें से ऑब्जेक्टिव भी काफी बार आपके एग्जाम में पूछता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 4 नंबर क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, उदासीन बात कर ले, उदासीन जैसे जल क्या है, जल हमारा उदासीन होता है, इसका पीएच वैल्यू आपका क्या होता है, 7 होता है जल का। ठीक है ना। तो आगे बढ़े, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, अम्ल और क्षार की आपसी अभिक्रिया से लवंग और जल का निर्माण होता है, लवंग और जल का निर्माण होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखो, जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करेंगे, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया प्राप्त होगा। न तो वो अम्ल रहेगा, न तो वो क्षार रहेगा, तो देगा क्या, जल देगा। और जहां जल देगा तो सिंपल है कि जल देगा तो उदासीन है, क्योंकि जल आपका क्या होता है, उदासीन होता है। जल में कोई स्वाद नहीं होता। पानी पीते, पानी में कोई स्वाद होता है, देखो ये पानी है, इसमें कोई स्वाद है, कोई स्वाद नहीं, उदासीन है। अगर अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के पश्चात, अभिक्रिया के बाद अगर वह क्या दे, जल प्राप्त हो, जल देता है, अगर जल प्राप्त होता है, लवंग और जल का निर्माण होता है, यानी कि जल निकलेगा, तो जल क्या होगा, उदासीन होगा, और इसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल है। तो अम्ल और क्षार के आपसी अभिक्रिया से लवंग और जल का निर्माण होता है, इस प्रकार अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, एक्वा, जिस यहाँ पे एल्कोहल है, ये क्या है आपका, एल्कोहल किसका है, एल्कोहल आप समझ रहे हैं, एल्कोहल किसका है, तो क्षार है। ठीक है ना। और साथ में बात कर ले, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, सॉरी हाइड्रोजन क्लोराइड है, HCl है, एक्वा दोनों है। अभिक्रिया करेंगे तो NaCl हो गया, यह आपका क्या हो गया, यह आपका NaCl क्या है, लवंग है, लवण है। ठीक है ना, ये लवण है, और प्लस क्या है, यह H2O क्या है, जल है, जल। तो जल दिया और लवण दिया, तब यह उदासीनीकरण अभिक्रिया है। और आपको यह पता है ये क्या है, ये क्या है, ये अम्ल है, ये क्या है, क्षार है, ये आपका क्षार है, ये अम्ल है। ठीक है ना, सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन है मेरे दोस्त, और आपको यह उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है। तो इस सबका PDF नोट्स रेडी है मेरे दोस्त, ले सकते हो, नंबर नीचे दिख रहा है, कांटेक्ट कर लेना। साथ में आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। बोर्ड एग्जाम भाई कुंदन सर के नाम से टेलीग्राम चल रहा है, नया टेलीग्राम बना है, ज्वाइन फटाफट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, और डेली क्लास देता हूं शाम को 4 बजे और नाइट में 9 बजे, शाम को 4 बजे, नाइट में 9 बजे लाइव क्लास चलता है। आप लोग आइए फटाफट। मैं सबका कमेंट नहीं पढ़ता हूं, इसका रीजन समझ सकते हो कि मैं नहीं चाहता कि समय बर्बाद हो। अगला क्वेश्चन है, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है। देखिए दैनिक जीवन में पीएच
का महत्व क्या है? सबका पीएच कुछ ना कुछ होता है, जैसे कि जल का पीएच होता है, वर्षा का पीएच होता है, अपना शरीर का पीएच होता है, रक्त का पीएच वैल्यू होता है, अम्ल का पीएच होता है, क्षार का पीएच होता है, जो आपको पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए। देखिए, रक्त और हमारा शरीर रक्त और हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। मैंने पूछा, आपसे पूछेगा कि रक्त का पीएच मान क्या होता है, तो रक्त का पीएच मान यह होता है। ऑब्जेक्टिव के लिए याद कर लो। ऑब्जेक्टिव में 3-4 यहाँ पे 5 क्लियर कर दिया ऑलरेडी। ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि रक्त यानी कि खून का, रक्त मतलब खून होता है, उसका पीएच मान क्या होता है, तो 7 से 7.8 के बीच होता है, ठीक है ना। या शरीर का पीएच वैल्यू क्या होता है, तो रक्त और शरीर 7 से लेकर 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। सेकेंड नंबर बात करते हैं, ठीक है ना। यह हो गया आपका दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है। तो सबसे सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट अम्लीय वर्षा के हानि। अम्लीय वर्षा में हानि क्या है, जिससे अम्ल वर्षा जब होता है तो उसमें हानि क्या है, आप बात करते हैं। सेकंड पॉइंट, क्योंकि हमारा दैनिक जीवन में इसका पीएच का महत्व क्या है, तो पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट था आपको, जो हमारा शरीर किसके बीच कार्य करता है, तो 7 से लेकर 7.8 परास के बीच, पीएच के बीच कार्य करता है, ठीक है ना। और सेकेंड पॉइंट क्या है, जो अम्ल वर्षा अगर होगा तो अम्ल वर्षा में हानि क्या है, उसके बारे में जानिए, ठीक है ना। देखिए, वर्षा के जल वर्षा के जल का पीएच का मान जब से 5.6 से कम हो जाता है, 5.6 से कम यानी कि अम्ल हो जाता है। सीधा मैं आपको थोड़ा सा और जानकारी दे दूं, अगर 7 होता है, 7 पीएच हो, 7 पीएच है, तो यह बेसिकली क्या है, जल है, क्या है, जल। अगर इससे कम है, 7 से कम है, जैसे कि आपको 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, ये सब क्या है, इससे जितना कम होगा अम्ल होगा। यानी कि 7 से कम जो भी पीएच है वो आपका अम्ल है, और 7 से ज्यादा, जैसे कि 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, जो भी जहां तक जाए, ठीक है ना, यह आपका क्षार हो गया। और यह क्या है, पीएच आपका उदासीन, जिसको जल कह सकते हैं। 7 आपका उदासीन है, 7 से अधिक जाओगे क्षार कहलाएंगे, जिसको भस्म कह सकते हैं। 7 से कम आओगे उसको अम्ल कहते हैं। वही कहा कि वर्षा के जल के जब जब वर्षा जो बारिश होता है उसका जल का जो पीएच वैल्यू है वो अब 5.6 से कम हो जाता है, ठीक है ना, कम हो जाती है, तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। क्या कहलाती है, अम्लीय वर्षा कहलाती है। आपको पूछेगा अम्लीय वर्षा क्या है, तो अम्लीय वर्षा वह वर्षा है जब जल का पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो जाता है, 5.6 से कम हो जाता है, उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। और अम्लीय वर्षा का, देखो, अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होती है, क्योंकि इसका हानि भी है। हानि क्या है, पहला अम्ल वर्षा क्या है, तो अम्ल वर्षा क्या है, जब वर्षा के जल का पीएच मान से 5.6 से कम हो जाता है, अम्लीय वर्षा कहलाता है। और जब अम्लीय वर्षा, जो बारिश होता था, कहाँ जाएगा पानी, पानी नाला का थ्रू बह कर नदी में जाता है, ठीक है ना। तो क्या होगा, अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा का जो जल है, जल कहाँ जाएगा, जब नदी में प्रवाहित होता है, तो नदी में, नदी का जल का पीएच मान भी घट जाता है। तो नदी के जल का पीएच का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ऐसे नदी में जलीय जीवधारी को यहाँ पे उत्तर जीविता क्या कठिन हो जाता है। क्योंकि आप ही बताइए, जब वह अम्ल है, जब अम्ल नदी में जाएगा तो क्या होगा, वहां के जीव जी पाएगा, क्या वहां के जलीय जंतु, जो जलीय जीव है, क्या वह, उसकी कठिनाई नहीं होगा जीवन में, बिल्कुल होगा मेरे दोस्त। क्योंकि पता है कि अम्ल है, अम्ल वर्षा हुआ, जब अम्ल वर्षा नदी में गया तो वहां के जीव जो भी है उसको जीने में बहुत सारी कठिनाइयां का उत्पन्न सामना करना पड़ेगा। इस पर ध्यान देना मेरे दोस्त, क्योंकि आपको पता है, मैं एक लाइन में फिर से समझाता हूँ। देखो, हमारा शरीर जो है, रक्त का पीएच वैल्यू क्या होता है, 7 से लेकर 7.8 के बीच प्रयास कार्य करता है हमारा शरीर। और अम्ल वर्षा क्या है, तो अम्ल वर्षा है जब जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है, अम्ल वर्षा कहलाता है। अम्ल वर्षा यानी कि वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है, वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है, तो नदी के जो भी हमारे जंतु है, उसको जो जीने का कठिनाइयां उत्पन्न होता है, इसी को यहाँ हानि हो सकता है, कि ठीक है ना। तो अम्लीय वर्षा का जो जल नदी में प्रवाहित होता है, तो नदी में जल का पीएच मान घट जाता है, और वहां के जो भी जंतु, उसको जीने में कठिनाई होता है, कम हो जाता है, ठीक है ना। ऐसे नदी में जलीय जीवधारियों के लिए मतलब जीवन जीना, सीधा है, जीवन जीना कठिन हो जाता है, कठिन हो जाती है, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या कहता है।
अगला पॉइंट इसका 2 नंबर पॉइंट क्या है, 3 नंबर पॉइंट क्या है, मिट्टी की अम्लीयता। देखो अम्ल में पीएच का वैल्यू क्या है, तो आप समझिए एक तो अम्ल वर्षा का हानि हो गया, सबसे पहला बात। दूसरा का पहला पॉइंट था हमारा रक्त किसके बीच कार्य करता है। देखो मिट्टी की अम्लीयता की बात करते हैं, इस मिट्टी की अम्लीयता में क्या हो सकता है। देखिए अम्लीय वर्षा के कारण मिट्टी की पीएच मान भी क्या होता है, कम हो जाता है। कम हो जाता है, क्या होता है, मान भी कम हो जाने से इस भूमि की जो इच्छी उपजाऊ नहीं मिलती है, मतलब इच्छा जो उपजाऊ होना चाहिए नहीं हो पाता है, क्योंकि मिट्टी भी अम्लीय हो जाता है। देखिएगा मिट्टी कहीं कहीं ना आपको पपरा की तरह, नमक की तरह फेंकने लगता है, तो वो क्या होता है, अम्लीय क्या होता है, नमकीन हो जाता है। तो उस पे को मिट्टी काट कर हटा दिया जाता है, ठीक है ना, तब उसमें उपजाया जाता है। तो सिंपल है कि आपको यहाँ पे मिट्टी की अम्लीयता क्या हो जाएगा, तो अम्लीय वर्षा के कारण क्या होगा, मिट्टी का पीएच मान भी क्या हो जाए, कम हो जाती है, जिससे क्या हो जाए, वह उपजाऊ अच्छा नहीं दे पाती है, ठीक है ना। भूमि से उपजाऊ अच्छा नहीं मिलती है, ठीक है ना, उपज नहीं मिलती है। संग फोर्थ पॉइंट क्या है यहाँ पे, दंत क्षय। देखिए दंत क्षय है सामान्य मुंह का पीएच वैल्यू, जो सामान्य मुंह जो होता है, ठीक है ना, मुंह का पीएच मान क्या होता है, 5.5 रहता है। सामान्य जो मुंह होता है उसका जो पीएच मान होता है 5.5 रहता है। यदि इसका मान 5.5 से कम हो जाता है, तो इसका दंत प्रारंभ क्षय प्रारंभ हो जाता है। जैसे आपको पूछेगा दंत क्षय क्या है, दंत क्षय मतलब समझ रहे हैं, मतलब दांत का खराब होना, ठीक है ना। दांत का खराब होना का मतलब क्या है, अगर दांत खराब हो रहा है, इसका दंत क्षय मतलब दांत का खराब होना। इसका रीजन में बेसिकली क्या है, देखिए हमारे मुंह का जो पीएच मान होता है 5.5 होता है, 5.5 होता है हमारे मुंह का पीएच मान, ठीक है। तो 5.5 से अगर कम हो जाता है, तो कम हो जाएगा, तो क्या होगा, हमारा दंत का क्षय उत्पन्न हो जाएगा, इसी को दंत क्षय कहते हैं। दंत का क्षरण प्रारंभ हो जाएगा, क्षरण मतलब खराब होना प्रारंभ हो जाएगा। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट देखो, क्या अगला पॉइंट खत्म है, अब अगला क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन आपको क्वेश्चन है, यहाँ पे पीतल या तांबे के बर्तन में दही या खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखना चाहिए। देखो पीतल या तांबे के बर्तन में दही या खट्टे पदार्थ को नहीं रखना चाहिए। अगर आप पीतल के बर्तन हो तो उसमें आप कभी भी शरबत बनाकर नहीं पीना चाहिए, खट्टे पदार्थ को नहीं रखना चाहिए कभी भी, क्योंकि वह काफी शीघ्रता से अभिक्रिया कर लेता है। और क्या बनाता है मैं आपको बताऊं, क्षार और लौंग बनाता है, आपको बताता हूं। देखो क्या तांबे या पीतल के बर्तन में दही नहीं रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। दही में क्या होता है, अम्लीय गुण होता है। दही क्या है, खट्टा होता है, इसलिए अम्लीय गुण होता है। भाई दही खट्टा होता है ना, इसलिए अम्लीय गुण होता है, ठीक है ना। क्योंकि दही दही क्या होता है, खट्टा होता है। मैं अभी जस्ट बताया दही खट्टा होता है, क्योंकि दही खट्टा होता है। मैंने कहा तांबा और पीतल के बर्तन में दही को नहीं रखना चाहिए। दही क्या होता है, स्वाद में दही क्या होता है, अम्लीय होता है, क्योंकि स्वाद में खट्टा होता है, ठीक है ना। तांबे के तांबे के साथ दही दही की अभिक्रिया फल स्वरूप धातु का लवंग बनाता है। और क्या करेगा, जो अम्लीय होने की वजह से अम्ल क्या होता है, तांबा और क्या करता है, पीतल पर काफी जल्दी से अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवंग बनाता है। और अभिक्रिया करके लवंग बनाएगा और दही का स्वाद बदल जाएगा, और दही का स्वाद बदल जाएगा। इसी वजह से हम लोग पीतल या तांबे के बर्तन में दही को नहीं रखते। मेरे फिर से समझो मेरे दोस्त, सिंपल है, पीतल या तांबे के बर्तन में दही को नहीं रखा जाता है। दही अम्लीय होता है, क्योंकि दही का स्वाद खट्टा होता है, दही का स्वाद खट्टा होगा। और क्या होगा, दही दही क्या करेगा, पीतल के बर्तन से अभिक्रिया कर लेगा और उसका स्वाद बदल जाएगा। क्योंकि अम्ल जो होता है पीतल और क्या करता है, पीतल और तांबे के बर्तन से काफी अभिक्रिया करता है, ठीक है ना, बहुत शीघ्रता से। वही कहा तांबे के साथ दही का अभिक्रिया के फल स्वरूप धातु का लवंग बनाता है। क्या बनाता है, धातु का लवंग बनाता है, और जो स्वाद को बदल देगा। इसीलिए जैसे कि दही प्लस कॉपर तक क्या बनेगा, कॉपर लवंग बनेगा, साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन बनेगा, ठीक है, हाइड्रोजन तो बाहर निकल जाएगा, इसलिए नहीं रखते, ठीक है ना। अगला पॉइंट देख सकते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, लिटमस विलियन के बारे में आप क्या जानते हैं। देखिए लिटमस विलियन के बारे में आप क्या जानते हैं, समझने के प्रयास कीजिए। देखिए लिटमस विलियन बैगनी रंग का रंजक होता है। लिटमस विलियन क्या होता है, बैगनी रंग का, रंग तो जानते हैं बैगनी, बैगनी रंग का रंजक होता है, रंजक होता है। जो क्या होता है, जो थैलो थैलोफाइटा समूह के थैलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। एक प्रकार का पौधा का नाम है, यहाँ पे
फाइटा समूह के लाइकेन पौधा, फाइटा समूह के लाइकेन पौधे से निकाले जाते हैं क्या? तो याद रखना बैंगनी रंग का रंजक। तो मेरे दोस्त समझो फिर से क्वेश्चन आपसे पूछ दिया डायरेक्ट, लिटमस विलियन के बारे में आप क्या जानते हैं? तो लिटमस लिटमस विलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है। लिटमस विलियन क्या होता है? बैंगनी रंग का रंजक होता है, जो बेसिकली थैलो थैलोफाइटा थैलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधे से निकाले जाते हैं, ठीक है ना, निकाला जाता है। प्रायः इस सूचक की तरह उपयोग किए जाते हैं, प्राय इसको सूचक की तरह उपयोग किया, सूचना की तरह उपयोग किया जाता है इस विलियन का, ठीक है ना, सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। देखिए बहुत से प्राकृतिक पदार्थ जैसे कि बात कर लेते हैं लाल पत्ता गोभी, हल्दी, उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजिया, ये सब क्या है? इसका पहचान के रूप में इसका उपयोग करते हैं। ये बेसिकली क्या है? लिटमस विलियन के बारे में यह उदाहरण है। लाल पत्ता गोभी देखे हैं कि नहीं? नहीं देखे हैं, बाजार में मिल जाएंगे मार्केट में। लाल पत्ता गोभी, हल्दी तो देखे होंगे। हल्दी खोनाए हुए कौन देखा है? हमने तो रोपाता भी था हल्दी शायद, ठीक है, आप लोग नहीं देखे होंगे। हल्दी क्या है? हाइड्रोजिया, ये सब क्या है? बेसिकली लाल लिटमस पत्र है। ये बेसिकली अगर इसको आप प्रयोग करोगे ना, देखना कभी कभी जब हल्दी को इसे रगड़ दोगे और फिर उस पर नींबू का पानी रखोगे तो लाल हो जाएगा वो, ठीक है ना, पीला होते हुए भी लाल हो जाता है। ये बेसिकली क्या है? बेसिकली लाल लिटमस पत्र के बारे में क्या जानते हैं, वो थोड़ा सा प्रयास किया गया। अगला क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग बताइए। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग क्या है? देखिए इसका उपयोग धातु से ग्रीस हटाने के लिए किया जाता है। अगर धातु में ग्रीस लग गया, धातु कोई पदार्थ है उसमें ग्रीस लग गया, तो हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कर सकते हैं, पहला पॉइंट। तो इसका उपयोग कहाँ कर सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को? तो यहाँ पे याद रखें धातुओं में ग्रीज हटाने के लिए, क्या ग्रीज हटाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है? साबुन और अपमार्जक बनाने में किया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन और अपमार्जक बनाने में, साबुन आपने देखा है सरफ बनाने में, ठीक है ना। इसका उपयोग किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ कर सकते हैं? कागज बनाने में भी किया जाता है। कागज जो आप पढ़ते लिखते हैं, कागज बनाने में इसका उपयोग किया जा सकता है। अगला पॉइंट देखिए क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन मेरे दोस्त क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे क्लोरीन गैस का उपयोग बताइए। क्लोरीन गैस का उपयोग क्या है? देखिए क्लोरीन गैस का उपयोग जल का स्वच्छता के लिए किया जाता है। जो जल अगर स्वस्थ करना है, जो आप लोग पीते हैं, ये चीज क्या बोलते हैं, बिसलरी का पानी पीते हैं, तो उसमें क्लोरीन गैस डाल दिया जाता है, उसके माध्यम से गुजारा जाता है। तो क्लोरीन गैस का उपयोग क्या? जल की स्वच्छता, उसकी गुणवत्ता अच्छा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। साथ में इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग? यहाँ पे रोगाणुनाशक बनाने में किया जाता है। रोगाणुनाशक मतलब रोग को नाश करने वाला, जो रोग आपके अंदर है उसको नाश करने वाला के रूप में इसका बनाया जाता है, ठीक है ना। इसका उपयोग रोगाणुनाशक बनाने में भी किया जाता है, जैसे बहुत सारा दवाइयां हैं जिसमें हम क्लोरीन का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। याद रखना क्लोरीन गैस का उपयोग कहाँ कर सकते हैं? तो जल को स्वच्छता करने में, जल को शुद्ध करने में, साथ में आप इसका उपयोग कर सकते हैं, रोगाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग क्या है? देखिए दवाइयां का निर्माण में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे अमोनिया क्वेश्चन है, अमोनिया पे क्लोराइड के निर्माण में इसका उपयोग कर सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। इस्पात के सफाई के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। सबका उपयोग दिया गया, उपयोग भी पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ चुका है, लेने के प्रयास कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण क्या है? इसका रासायनिक नाम एवं सूत्र उपयोग लिखिए। पहला विरंजक चूर्ण क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या है, सूत्र क्या है, उपयोग देखिए। देखो चार चार क्वेश्चन एक साथ पूछा। पहला विरंजक चूर्ण क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या है, सूत्र और उपयोग लिखे। सबसे पहले विरंजक चूर्ण की बात करें, और यह क्वेश्चन देखो 11, 13 और 23 के एग्जाम में, 11, 15 और 23 के एग्जाम में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। चलो सबसे पहले विरंजक चूर्ण क्या, चलो बात करते हैं। देखिए विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम 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 ऑक्स कैल्शियम ऑक्सो क्लोराइड है, ऑक्साइड क्लोराइड है, कैल्शियम ऑक्सिक क्लोराइड है इसका नाम। किसका? याद रखना विरंजक चूर्ण का। तो कैल्शियम ऑक्सोलिक क्लोराइड है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। इसका नाम विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOCl2 है, सी ए सी ए सी ओ सी एल का होल ट्वाइस है, सॉरी CaO
CaOCl2 है, इस प्रकार से होल ट्वाइस है। ये बेसिकली क्या है मेरे दोस्त, इसका रासायनिक सूत्र है। सबसे पहला बात रासायनिक नाम की बात करें विरंजक चूर्ण का, तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम आपका है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, और इसका सूत्र होता है CaOCl का होल ट्वाइस। इस पर होल ट्वाइस है, ठीक है ना, होल ट्वाइस। इसका उपयोग कहाँ कर सकते हैं, इसका उपयोग हम कपड़े धोने के रूप में कर सकते हैं। इसका उपयोग कपड़े का धोने में विरंजक का उपयोग कर सकते हैं, विरंजक चूर्ण का कपड़ा के धोने का उपयोग कर सकते हैं। साथ में इसका कीटनाशक जो कीट को मारने में, तो कीटाणुनाशक के रूप में इसका अ, कीटना अ, कीटाणुनाशक के रूप में जल को शुद्ध करने में इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। अरे भाई कभी कभी इतना सट के पढ़ाना पड़ता है ना यार, देखो इतना सोचो सट के इतना पास में पढ़ना इम्पॉसिबल होता है। आप लोग को दूर से फ्रेश दिख जाता है, हमको यहाँ पे तो सट कर पढ़ाना पड़ता है। जब तक यहाँ देखो कम से कम टीवी चाहे कोई चीज है, जितना पास देखोगे नजर नहीं आएगा, दूर से देखोगे नजर आएगा। ये बात है, जब पास देखते हैं तो लगता है कि ठीक है। तो सबसे पहले विरंजक चूर्ण क्या है, विरंजक चूर्ण का नाम है आपको सिंपल है कि यहाँ पे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। इसका सूत्र होता है CaOCl2 होता है इसका सूत्र। इसका उपयोग हम कपड़ा धोने के रूप में कर सकते हैं। इसका उपयोग कीटाणुनाशक के जल को शुद्ध करने में इसका उपयोग कर सकते हैं। यह आपका विरंजक चूर्ण का उपयोग रहा। अगला क्वेश्चन देख लो मेरे दोस्त, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का उपयोग बताइए। बेकिंग सोडा काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का। देखो कभी कभी इसका उपयोग हम लोग खाने को शीघ्रता पकाने के लिए उपयोग करते हैं। बेकिंग सोडा आपने खाया होगा, खावा सोडा जिसको कहते हैं, खावा सोडा का उपयोग सब कोई करता है मुलायम करने के लिए। मुलायम करना है कोई चीज तो खावा सोडा का उपयोग कर ले भाई, ठीक है। खस्ता देना है खावा सोडा का उपयोग कर ले। तो बेकिंग सोडा कभी कभी इसका उपयोग कहाँ करते हैं, खाने को शीघ्रता से जल्दी बनाने के लिए, पकाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सेकेंड पॉइंट क्या है, इसका उपयोग आप सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में भी किया जाता है। सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, इसका उपयोग हम बेकिंग पाउडर बनाने में कर सकते हैं। तो सिंपल है, बेकिंग सोडा का उपयोग सबसे पहले खाने में उपयोग कर सकते हैं। इसका सेकेंड पॉइंट है, इसका उपयोग अग्निसाधन यानी कि सोडा वाटर, ठीक है, सोडा अम्ल यानी कि अग्निशामक के रूप में कर सकते हैं। साथ में इसका उपयोग कहाँ कर सकते हैं, इसका उपयोग हम बेकिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग कर सकते हैं मेरे दोस्त। इसका 3 पॉइंट तक काफी महत्वपूर्ण था। जो भी क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं 2 बार पढ़िएगा, याद होना फिक्स है। अगला क्वेश्चन देखिए, डेली में क्लास दे रहा हूँ, क्लास जरूर करने आइएगा, बोर्ड एग्जाम बाई कुंदन सर। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, धोने का सोडा का उपयोग बताइए। धोने का सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। याद रखना, धोने का जो सोडा होता है, धोने वाला धोबिया सोडा जिसको कहते हैं, Na2CO3 साथ में क्या होता है 10H2O गुने 10H2O। यह बेसिकली H2O होता है। ये बेसिकली क्या है, धोने का सोडा का सूत्र है, जो ऑब्जेक्टिव में आएगा याद रख लीजिए, इसको लिख लीजिए। ऐसे हम ना होगा तो क्या करेंगे, पूरे सूत्र को एक लेक्चर में लेके आएंगे, पूरे केमिस्ट्री का सूत्र, फिर आपको फिजिक्स का सूत्र, क्लास 10th का ऑल सब्जेक्ट ट्राई होगा, टेंशन उसके लिए आप नहीं लेना है। साथ में इसका उपयोग क्या क्या है, तो इसका उपयोग क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग कांच, यहाँ पे साबुन एवं कागज उद्योग में किया जाता है। किसका, यहाँ पे धोने का सोडा का उपयोग कांच में, साबुन एवं कागज के उद्योग में क्या कर सकते हैं, उद्योग में। साथ में इसका उपयोग क्या कर सकते हैं, बोरेक्स के उत्पादन में कर सकते हैं। इसका थर्ड पॉइंट क्या है, इसका उपयोग हम घरों में साफ सफाई के लिए कर सकते हैं। घरों में जो सर्फ साबुन का उपयोग करता है, यही ना होता है धोने वाला सोडा, इसका उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहला इसको यहाँ पे साबुन, कांच और कागज के उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। साथ में इसका उपयोग हम कर सकते हैं बोरेक्स बनाने में, साथ में साफ सफाई घरों को साफ सफाई में करने में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हमारे दोस्त इससे बाद का जो भी क्वेश्चन बच जाता है, 10 क्वेश्चन और बच जाता है इस चैप्टर का, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेके आने के प्रयास करूंगा, क्योंकि एक लेक्चर को बड़ा हो जाएगा तो फिर मजा खराब हो जाएगा, आपको पढ़ने में मजा ही नहीं आएगा। तो मेरे दोस्त फटाक से अपने दोस्तों के पास, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप 2 से 3 बच्चे को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, ठीक है।